खोला कफस तोड़ने का परवाज ही नहीं, बुलबुल तेरे नसीब को सयाद क्या करे। पिंजड़ा जब खुला तो बुलबुल को उड़ना आया ही नहीं, भला ऐसे में सयाद भी बुलबुल का मदद कैसे करे। दोस्तों नमस्कार, मैं डीके पटेल आप लोगों के समक्ष आज पार्टिसिपल की ऐसी दुनिया को लेकर पहुंचे हैं जिसे देखकर आप चकाचौंध हो जाएंगे। चलिए तो आइए हम शुरू करते हैं पार्टिसिपल। हमारा पार्टिसिपल शुरू होने जा रहा है। दोस्तों पार्टिसिपल जानने से पहले हमें एक बात जाननी पड़ेगी कि एडजेक्टिव क्या होता है। ऐसा शब्द जो नाउन के बारे में व्याख्या करता है, ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करता है, वो क्वालिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाउन के पहले जो शब्द आता है वो एडजेक्टिव होता है। नाउन के पहले जो शब्द आएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। अर्थात नाउन के अर्थ में जो शब्द वृद्धि कर दे वो एडजेक्टिव कहलाएगा। और अगर हिंदी की हम बात करें तो कैसा का जो जवाब देगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, और जो कैसे का जवाब देगा वो एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन हमें एडवर्ब की बात नहीं करनी है, हमें एडजेक्टिव की बात करनी है। जो कैसा का जवाब दे दे वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों हमने लिखा पेन। आपको पता है कि पेन एक नाउन है, लेकिन अब हमने इसके अर्थ में कुछ वृद्धि कर देते हैं और हमने लिख दिया रेड पेन। तो रेड पेन लिखने से हमारा सवाल होगा कैसा पेन, कैसा कलम, कैसा, यानी कि हम कैसे कलम बोलेंगे, कैसे नहीं बोल सकते। हम ये बोल सकते हैं कलम कैसे चलता है, धीरे चलता है, तेज चलता है, तो वो एडवर्ब की बात हो जाएगी। हमने बोला कैसा कलम, रेड कलम, ये रेड हुआ एडजेक्टिव। अर्थात नाउन के पहले जो शब्द आए वो एडजेक्टिव कहलाता है। ये रेड नाउन के बारे में व्याख्या कर रहा है, इसीलिए रेड यहां पर एडजेक्टिव हो गया है। उसी प्रकार हम आगे चलते हैं। हमने लिखा बॉय, तो आपको पता है कि बॉय एक नाउन है, लेकिन अब हमने लिखा इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट बॉय में इंटेलिजेंट यहां पर एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि बॉय के पहले आकर बॉय के अर्थ में वृद्धि किया है। उसी प्रकार हमने बोला कमरा, कमरा नाउन है, नाम है तो नाउन है। फिर हमने बोला साफ कमरा, साफ कमरा में साफ एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के पहले आया है, नाउन के अर्थ में वृद्धि किया है। हमने बोला अगरबत्ती, अगरबत्ती नाम है तो नाउन है। अब हमने बोला सुगंधित अगरबत्ती,
कैसा अगरबत्ती? सुगंधित अगरबत्ती। सुगंधित हुआ एडजेक्टिव, अर्थात ऐसा शब्द जो नाउन के अर्थ में वृद्धि कर दे, वो वृद्धि करने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। आप इस थ्योरी को हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों, एक उदाहरण से हम समझते हैं एडवर्ब के बारे में। जब इसकी बात आ गई तो थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं, उसके बारे में भी डिस्क्राइब हम। आपने एक लेट शब्द सुना होगा, एलएटी, लेट। जी हाँ, लेट। आपको पता होगा लेट एडजेक्टिव भी है और लेट एडवर्ब भी है। लेट एडजेक्टिव भी है और लेट एडवर्ब भी है। तो अब सवाल है कि लेट कैसे कैसे एडजेक्टिव, कैसे कैसे एडवर्ब हो जाता है। हमने बोला लेट ट्रेन। अब आप बोलिए कैसा ट्रेन? तो लेट ट्रेन, तो लेट ट्रेन में देरी ट्रेन। ट्रेन कैसा हो गया? लेट हो गया है। लेट ट्रेन में ट्रेन के पहले लेट आया है, लेट एडजेक्टिव है। लेकिन ट्रेन कैसे चल रही है? लेट चल रही है, तब लेट एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसके चलने के बारे में व्याख्या कर रहा है, उसके कार्य को व्याख्या कर रहा है, तब लेट हो जाएगा एडवर्ब। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। एक लोकल ट्रेन में एक पैसेंजर बैठा हुआ था। घर से उसका फोन आता है। ये फोन अपने पॉकेट से निकालता है और कान में लगाता है। उधर से कुछ सवाल जवाब होता है। इतने में ये लड़का इधर से, ये पैसेंजर इधर से फोन पर कहता है, ट्रेन लेट हो गले है और लेटे चलते। ट्रेन कैसा हो गया? लेट हो गया। कैसे चलते? लेटे चलते। दोनों बार लेट का प्रयोग किया। ट्रेन लेट हो गया है, लेट एडजेक्टिव। लेटे चलते, लेट एडवर्ब। तो दोस्तों, कैसे का जवाब एडवर्ब देगा, कैसा का जवाब एडजेक्टिव देगा, इस बात को आप एक्स्ट्रा ध्यान में रखेंगे। हमने आपको अभी अभी एडजेक्टिव का केवल पहचान सिखाया है और हमने आपको बताया है कि नाउन के अर्थ में जो शब्द वृद्धि कर दे वो वृद्धि करने वाला शब्द एडजेक्टिव होगा। नो प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्टिसिपल की दुनिया में। हमने आपको अभी अभी एडजेक्टिव का पहचान सिखा दिया है। एडजेक्टिव का पहचान जरूरी है। क्यों जरूरी है, हम उसके बारे में समझते हैं। एडजेक्टिव हमने सीख लिया। अब हम पार्टिसिपल की बात करते हैं। छोटे मोटे विद्वानों के अनुसार पार्टिसिपल का जो वर्णन किया गया है वो इस तरीके से किया गया है। उनका कहना है, लचकती झूलों ने, चटकती कलियों ने, संदेश से आते हैं संदेश से जाते हैं। अब गाना सुने होंगे बॉर्डर फिल्म का। उन्होंने क्या कहा? लचकती झूलों ने, चटकती कलियों ने। हम आपको एक बात और बता दें, ऐसा शब्द जिसके अंत में ना लगा हो वो 99% वर्ब होने की गारंटी देता है। हंसना, रोना, खाना, पीना, टहलना, पढ़ना, पढ़ाना, दौड़ना, दौड़ाना, पीटना, सब के सब क्या है? वर्ब है। क्योंकि ना लगा हुआ है इसलिए वर्ब है। हमारा गाना में आया था, ध्यान दीजिएगा, लचकती झूलों ने और आया था चटकती कलियों ने। ध्यान दीजिएगा, झूला एक नाम है तो नाउन है, कलियां नाम है तो नाउन है। ये दोनों नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, ये दोनों नाउन को क्वालिफाई करने के लिए अलग अलग दो शब्द आया है। झूला के बारे में बोल रहा है लचकती झूला। कैसा झूला? लचकती झूला। और अधिक ध्यान पूर्वक देखने से हमें पता चलता है कि ये तो लचकना नामक वर्ब से बना है और काम कर रहा है एडजेक्टिव का। ये वास्तविक एडजेक्टिव नहीं है,
ये लचकना जन्म से एडजेक्टिव नहीं है। काम कर रहा है भर्ब है भर्ब, लेकिन काम कर रहा एडजेक्टिव का, इसीलिए इसे पार्टिसिपल बोला जाएगा। कलियां के बारे में बोला गया, नाउन के बारे में। कैसा कलियां? तो चटकती कलियां, जो कि चटकना नामक भर्ब से बना है। लेकिन अभी अभी हमने लिखा है नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, ये है एडजेक्टिव। ये भी नाउन के पहले आया एडजेक्टिव, लेकिन ये चटकना वास्तविक एडजेक्टिव नहीं है। गुड के जैसा, इंटेलिजेंट के जैसा, बेड के जैसा नहीं है, और नहीं है वास्तविक एडजेक्टिव, लेकिन भर्ब से बना है, काम कर रहा है एडजेक्टिव का, इसीलिए इसको भी बोला जाएगा पार्टिसिपल। तो दोस्तों, हमने एक नॉर्मल बात सीखी जिसे हर किसी को पता होना चाहिए कि भर्ब से बना होने के कारण काम करने लगे एडजेक्टिव का, वही है पार्टिसिपल। अब हम आगे के सेंटेंस को देखते हैं तो हमें ज्यादा समझने का मौका मिलेगा। आइए हम इसे सफाई अभियान कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आप हमारे सेंटेंस को देखेंगे, हमने लिखा ए ड्रंकेन मैन told me an interesting story। ध्यान दें, हमने लिखा ए ड्रंकेन मैन टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो दो नाउन आया हुआ है, एक स्टोरी है और एक मैन है। दोनों नाउन के बारे में दो शब्द कुछ कहने के लिए आया है। एक हमारा ड्रंकेन है और एक हमारा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बोलेगा और ड्रंकेन मैन के बारे में बोलेगा। दोनों नाउन है, स्टोरी और मैन, और नाउन के पहले हमने अभी अभी लिखा है कि एडजेक्टिव होता है, तो नाउन के पहले ये एडजेक्टिव हो गया। उसी प्रकार इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अधिक ध्यान पूर्वक देखने से हमें पता चलता है कि ये दोनों इंटरेस्टिंग और ड्रंकेन वास्तविक एडजेक्टिव नहीं है। ये तो ड्रिंक नामक भर्ब से बना है और ये इंटरेस्ट नामक भर्ब से बना है। दोनों भर्ब से बना है और भर्ब होने के कारण काम कर रहा है एडजेक्टिव का, इसलिए ये पार्टिसिपल है। इतना जानकारी जब आप प्राप्त कर लिए हैं तो ये जानकारी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमारे कंपटीशन के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें और ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और आगे बढ़कर अपनी सफलता का झंडा लहरा पाएंगे। तो आइए अपने झंडा को लहराने के लिए हम कुछ आगे सीखने का प्रयास करें। दोस्तों, अभी अभी हमने देखा इंटरेस्टिंग आईएनजी फॉर्म में था V4 और ड्रंकेन भी थर्ड फॉर्म में था। आपको यह भी जानकारी पता करनी पड़ेगी कि अगर हमारा V3 रहे या V4 रहे, ये दोनों एडजेक्टिव का काम करता है, अर्थात पार्टिसिपल है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने लिखा ट्रेन। ट्रेन हमारा नाउन है। अब इसके पहले हम जोड़ देते हैं रनिंग ट्रेन, रनिंग एडजेक्टिव हो गया। उसी प्रकार हमने लिखा न्यूज, और न्यूज के पहले अब हम जोड़ देते हैं
ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग हो गया एडजेक्टिव, न्यूज हो गया हमारा नाउन। उसी प्रकार अब हम लिख देते हैं डेवलपिंग कंट्री, कंट्री हो गया नाउन और ये डेवलपिंग जो है हमारा हो गया एडजेक्टिव। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो हमने लिखा ब्रोकन चेयर में चेयर नाउन है और ब्रोकन हमारा एडजेक्टिव है अर्थात पार्टिसिपल है। उसी प्रकार हमने लिखा डेवलप्ड कंट्री, ये नाउन है, ये डेवलप्ड हमारा एडजेक्टिव हो गया। लेकिन गौर से देखा जाए तो एडजेक्टिव जितने भी हैं सारे के सारे वर्ब हैं, लेकिन काम कर रहा है एडजेक्टिव का, इसलिए पार्टिसिपल है। उसके बाद हमने लिखा टायर्ड मैन, कैसा आदमी, थका हुआ आदमी, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। तो दोस्तों ये दोनों में फर्क क्या है? फर्क यही है कि आईएनजी फॉर्म वाला जो पार्टिसिपल है ये बताएगा कि प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में कोई काम जारी है, और ये वाला बताएगा पास्ट में वो काम कंप्लीट हो गया है, खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। ब्रोकन चेयर का मतलब टूटी हुई कुर्सी, कुर्सी टूट गई है, ना कि टूट रही है। टूटी हुई कुर्सी, कुर्सी टूट चुकी है। डेवलप्ड कंट्री का मतलब हुआ है विकसित देश, देश विकास कर गया है। और यहाँ डेवलपिंग कंट्री का मतलब विकासशील देश जो भी विकास कर ही रहा है, ये चल रहा है, ये खत्म हो गया है। रनिंग ट्रेन मतलब हो गया हमारा चलता हुआ ट्रेन, जाता हुआ ट्रेन, जो ट्रेन अभी जा रहा है। और इसी को ही अगर हम लिख दें गोन ट्रेन, तो जाता हुआ नहीं, चला गया ट्रेन, वो ट्रेन चला गया है। तो ये बताएगा, ये इसको हम पास्ट बोलते हैं, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल आसानी से बोल सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल ये बताएगा कि काम खत्म हो चुका है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल बताएगा वो क्या है, जारी है। ये एक नॉर्मल बात हुई जो हर बच्चा को जानना जरूरी है। अब पार्टिसिपल का मेन मुद्दा और बड़ा मुद्दा क्या आता है, हम उस पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अब आगे। पार्टिसिपल में सबसे बड़ी बात जो हमें सीखना है, उसका सिलेबस हम अभी निर्धारित कर देते हैं कि क्या क्या हम इसमें सीखेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो है कि पार्टिसिपल में भी हमें जो है वॉइस कहीं नहीं छोड़ेगा। एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हमारा एक्टिव वॉइस में रखना हो तो केवल अगर V4 दिखाई पड़े तो एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, और एक हमारा है बीइंग अगर दिखाई पड़े तो बीइंग भी V4 ही है, एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। और ये सारा का सारा जो पैसिव होगा हमारा, वो हमारा होगा बीइंग प्लस V3, ये हमारा पैसिव फॉर्म में जाता है। ये तो हमारा एक रूल हुआ एक्टिव और इसका पैसिव। दूसरा हमें जो पढ़ना पड़ेगा वो हमें पढ़ना पड़ेगा हैविंग के बारे में। हैविंग प्लस V3 अगर मिले तो ये एक्टिव वॉइस में रहेगा, और अगर हमें मिल जाए हैविंग प्लस बीन प्लस V3 तो ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा। और एक एक्स्ट्रा जो हमें पढ़ना पड़ेगा वो V3 पढ़ना पड़ेगा, जो केवल पैसिव वॉइस में होता है, और इसका एक्टिव कैसे होता है उसकी जानकारी हमें यहाँ आगे जब इसको पढ़ाएंगे तो आपको दे दिया जाएगा। वो केवल ऐसे V3 पैसिव में ही रहता है, उसका एक्टिव नहीं होता, उसके साथ कुछ अंडरस्टूड बातें होती है, वो हम जिसमें V3 पढ़ेंगे वहां कर लेंगे। ओके, तो हमें दोस्तों इतना पढ़ना पड़ेगा
कि बीइंग क्या है, हैविंग क्या है, वो कैसे क्या हो जाता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, पता नहीं चलता। आज सब पता चलेगा। एक एक करके आप हमारे साथ दिमाग खोल कर बैठे रहिए, बने रहिए, देखिए क्या क्या होने वाला है। और दोस्तों एक बात हम बता दें, आप इसको नोट कर लें कि जहां भी आपको V4 दिखाई दे या अभी तक आपको देता होगा तो आप उसे वर्ब कह देते होंगे। दोस्तों V4 वर्ब नहीं होता। अगर V4 वर्ब होता तो हम बोल देते आई रीडिंग, और आई रीडिंग गलत है, आई एम रीडिंग होता है। जब तक V4 के पहले कोई एक्जुएलरी वर्ब ना आया हो तब तक वो नहीं हो सकता किसी सेंटेंस में। तो V4 वर्ब नहीं होता, उसके पहले एक्जुएलरी वर्ब आवश्यक है। अगर हम केवल V4 की बात करें तो ये हमारे समझ जो है जिरंड के फॉर्म में आ सकता है, और जिरंड जो हमारा होता है वो नाउन के इक्विवेलेंट होता है। उसी प्रकार अगर फिर हम V4 की ही बात करें तो V4 हमारा अभी अभी जो हुआ था एडजेक्टिव हो सकता है। अभी अभी V4 एडजेक्टिव हुआ था ब्रेकिंग न्यूज में, डेवलपिंग कंट्रीज में। ओके, आगे फिर अगर हम बढ़ें तो एक और हमारा V4 जो है वो हमारा पार्टिसिपल होता है। अब V4 को पार्टिसिपल वाला कैसे होता है सर, पता नहीं चला, अभी पता चलेगा, आप इसको ध्यान में रखें। V4 जिरंड भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है। अब आइए हम देखते हैं कैसे क्या हो जाता है। देशभक्ति जिसमें हो बस एक वो दिल साध है, देशभक्ति गर नहीं तो जिंदगी बर्बाद है। आइए दोस्तों देशभक्ति को सलाम और आगे बढ़ाते हैं अपना काम। आपको हम कुछ सेंटेंस देंगे और उस सेंटेंस में जहां कहीं भी आपको V4 दिखाई देगा उस V4 को आप पहचानने का प्रयास करेंगे कि जिरंड है या फिर एडजेक्टिव है या फिर पार्टिसिपल है। तो आइए हमारा सेंटेंस की शुरुआत होता है। हमने लिखा योर कमिंग इज ऑलवेज वेलकम। हमने दूसरा सेंटेंस लिया इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग कंट्री। हमने अगला सेंटेंस लिया वॉकिंग इज ए गुड वे टू improve or maintain your overall health। अगला सेंटेंस हमने लिया he came my home walking। दोस्तों हमने अगला सेंटेंस लिया his style of walking
shows pride। आप इन सारे सेंटेंस में देखें और पता करें कि कहां जिरंड है, कहां पार्टिसिपल है और कहां एडजेक्टिव है। दोस्तों, अगर हम एक नंबर वाले की बात करें तो हमारा ये कमिंग जो है नाउन है, और नाउन है तो ये हमारे लिए जिरंड है, क्योंकि योर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, जैसा आपको पता है। ये नाउन हो गया। यहां डेवलपिंग में क्या है भाई, बिफोर, तो ये नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, इसको लिख दे रहे हैं, ये आपको बार बार काम देगा। तो ये हमारा डेवलपिंग यहां पर एडजेक्टिव है। ध्यान दीजिए, बड़ा ही हास्यास्पद बात है, यहां पर बिफोर नाउन और यहां पर बिफोर एडजेक्टिव अपना रूप बदल रहा है। यहां पर वॉकिंग की अगर हम बात करें तो वॉकिंग सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट तो केवल नाउन होता है दोस्तों, और यहां पर सब्जेक्ट नाउन आया है, नाउन वॉकिंग, यानी कि ये भी हमारा नाउन है, यानी जिरंड है। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर में ही केम माई होम वॉकिंग। माई होम, ये वॉकिंग क्या नाउन है? कैसे नाउन होगा? होम है, वॉकिंग है, दोनों नाउन एक साथ नहीं आ सकता है। क्या एडजेक्टिव है वो वॉकिंग? नहीं, एडजेक्टिव भी नहीं है, जिरंड भी नहीं है, तब इसको होना पड़ेगा अब केवल पार्टिसिपल। ये वॉकिंग पार्टिसिपल है यहां पर। अब आया पहचान में। और आप आज तक यही करते रहते थे कि नाउन एडजेक्टिव को आप पार्टिसिपल बोल के निकल जा रहे थे। आज ना तो यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना और कुछ, और आज हुआ है पार्टिसिपल। यही एग्जाम में आपको धोखा दिया है, लेकिन अब धोखा नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज स्टाइल ऑफ वॉकिंग, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो ये भी क्या है? नाउन है। सेंटेंस का सब्जेक्ट तो यह स्टाइल है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लिया है। ये सोज भी 5 है, और ये हिज भी हमारा यहां पर एडजेक्टिव है। तो दोस्तों, हमने अभी अभी देखा है कि जिरंड क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, सबके बारे में हमने फर्क पता कर लिया है। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखते रहें क्या क्या अनहोनी होने वाला है, आपके सामने गुजरेगा। आज आप मायूस हैं, क्यों, किस लिए? क्या आपको आज तक ऐसी बातें समझ में नहीं आई थी इसलिए? नहीं दोस्तों, मायूस नहीं होना है। कहने का मतलब होता है जिंदगी में संघर्ष करना पड़ता है, उतार और चढ़ाव जिंदगी का नियम है, इसलिए आपको मजबूर नहीं होना है, मजबूत बनना है। आइए हम आपको मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, हम पार्टिसिपल को 2 फेज में पढ़ाएंगे। पार्टिसिपल का जो एक फेज होता है वो जो होता है एट्रीब्यूटिव पार्टिसिपल, और दूसरा जो होता है वो प्रेडिकेटिव होता है। अगर आप एट्रीब्यूटिव सीख लेते हैं तो प्रेडिकेटिव में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। अगर एट्रीब्यूटिव सीख लेते हैं तो प्रेडिकेटिव 1 सेकंड का काम है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि घंटों की पढ़ाई मिनटों में, उसी तरह इसमें घंटों लगेगा, लेकिन ये आपका मिनटों में हो जाएगा। अब एट्रीब्यूटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है इसे जानना जरूरी है। एट्रीब्यूटिव के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको पार्टिसिपल लिख देगा। पार्टिसिपल लिखने के बाद इसका यहां तक मान लो सेंटेंस अंत कर गया, उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस यहां रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बस ये और ये सेम है, लेकिन फर्क केवल इतना पड़ जाता है कि सब्जेक्ट प्रीडिकेटिव में पहले आ जाता है
और सब्जेक्ट के तुरंत बाद पार्टिसिपल लिखा जाता है। पार्टिसिपल लिखाने के बाद इसका वर्ब और इधर ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी ये वर्ब सब्जेक्ट, कुछ नहीं अंतर, दोनों को आप ध्यान से देखें, ये और ये दोनों सेम ही चीज है, केवल स्ट्रक्चर में अंतर है, बनावट में अंतर है, बाकी दोनों प्रक्रिया हमारा सेम है। केवल ये शुरू में सब्जेक्ट यहां, अगर सब्जेक्ट इसी को उठाकर अगर यहां कर दे तो भी सही, यूज में अलग है, बनावट में अलग है, चीजें बातें सब एक ही है। आइए हम अब पार्टिसिपल की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान देंगे, सबसे पहली बात हम आपको V4 पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे। जी हां, V4 पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे कि V4 पार्टिसिपल कैसे हो जाता है। आप V4 को अभी अभी एडजेक्टिव के फॉर्म में पहचान लिए थे और आप जीरेंड के फॉर्म में भी पहचान लिए हैं। अब पार्टिसिपल वाले फॉर्म में आप नहीं पहचान पाए थे, जहां पर अभी एक पार्टिसिपल आया था। हम आपको पार्टिसिपल देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। V4 पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात हम आपको बता दें, एक सेंटेंस लेते हैं, इसको देखिएगा। सीइंग ए लायन आई रेन अवे। आप इस सेंटेंस को गौर से देखें और सीइंग के बारे में पता करें कि क्या सीइंग हमारा यहां पर एडजेक्टिव है, नाउन है या पार्टिसिपल है। अगर ये नाउन है तो इसका वर्ब कहां है? ये तो सेंटेंस यहीं तक है, नहीं। एडजेक्टिव होगा तो कैसे होगा? नाउन के पहले आर्टिकल आया, अब एडजेक्टिव लगा, ये रूल कहां का? एडजेक्टिव भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, तो ये क्या है? पार्टिसिपल है। सर बातें समझ में नहीं आई कि पार्टिसिपल कैसे हो गया। आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस कहीं भी मिले तो आप समझने का प्रयास करें कि इस पार्टिसिपल के पहले एक सब्जेक्ट रहा होगा और सब्जेक्ट सेम रहा होगा, इसलिए यहां पर सब्जेक्ट नहीं लिखाया है। सीइंग ए लायन, शेर को देखा, आई रन अवे और भाग गया, तो कौन भाग गया शेर को देखकर? शेर को देखकर मैं शेर देखा और मैं ही भागा। ओके, बातें यहां ये हो रही है। इसको अगर हम तोड़ने का प्रयास करें तो हम सब्जेक्ट आई को हम यहां पर लिख सकते हैं। शुरू में हमने आई को लिख दिया। ये रेन हमारा V2 है, इससे पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट की है, तो हम भी यहां पर क्या करें? V2 को लिख देते हैं, आई सॉ, और फिर हमने लिखा ए लायन, और उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद हमने लिखा आई रेन अवे। अब देखें आप बात को, मैं एक शेर देखा, मैं भाग गया। और V4 का इस्तेमाल तब करते हैं जब दो कार्यों के बीच का अंतर बहुत ही कम हो, मतलब निग्लिजिबल गैप हो। निग्लिजिबल गैप हो, तब हम V4 का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हमने पार्टिसिपल बनाया है। दो ऐसा सेंटेंस रहा होगा और ऐसा पार्टिसिपल में दिया था, हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें तो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ऐसा ही था, तो पार्टिसिपल क्यों बनाना पड़ा? क्या आवश्यकता थी पार्टिसिपल बनाने की? पार्टिसिपल बनाने की आवश्यकता थी क्योंकि दो अलग अलग सेंटेंस में जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए, और अगर कंजंक्शन नहीं देते हैं तो आप पार्टिसिपल दीजिए, क्योंकि पार्टिसिपल भी एक कंजंक्शन का ही काम करता है। पार्टिसिपल भी कंजंक्शन का कार्य करता है। इसीलिए जब सब्जेक्ट सेम रहे तो पहले वाले सब्जेक्ट को आप उड़ा दीजिए और 100 में आईएनजी लगा दीजिए। तो दोस्तों क्या 100 में आईएनजी लगेगा तो सोइंग बनना चाहिए, फिर सीइंग कैसे लिखाया? नहीं दोस्तों,
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, सेकेंड फॉर्म में नहीं, थर्ड फॉर्म में नहीं। तो सॉ का जो होता है फर्स्ट फॉर्म सी होता है, सी में हमने आईएनजी लगाया, उसके बाद लिख दिया सीइंग ए लायन आई रैन अवे। ओके, चलिए हम दो अलग अलग सेंटेंस इस बार लेते हैं और उसे हम पार्टिसिपल का फॉर्म बनाते हैं। आप मेरे साथ रहिए, जरूर बनेगा। हमने लिया एक एग्जांपल, राम went to the garden full stop, he plucked flowers। दोस्तों हमने लिखा राम वेंट टू द गार्डन ही प्लक्ड फ्लावर्स। सबसे पहले आप देखें, पहले राम बगीचा गया होगा, उसके बाद फूल तोड़ा होगा। ये हमारा फर्स्ट वर्क है। ही प्लक्ड फ्लावर जो है ये हमारा सेकेंड वर्क है। सब्जेक्ट दोनों का सेम है, राम और ही का सब्जेक्ट सेम है। राम ही है क्योंकि राम के बदले में प्रोनाउन ही का प्रयोग किया गया है। राम ही बगीचा गया, राम ही फूल तोड़ा है। सब्जेक्ट अगर सेम रहे तो प्रथम वाले सब्जेक्ट को प्रथम वर्ग वाले सब्जेक्ट में से उड़ा देना है, पहला सब्जेक्ट। पार्टिसिपल जब बनाना है तो वेंट में आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो क्या वेंटिंग लिख दें? नहीं दोस्तों, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, फर्स्ट फॉर्म में वेंटिंग नहीं होगा। वेंट का पता करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है। वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो होता है और गो में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो होगा गोइंग। फिर हम पूरा सेंटेंस को लिखेंगे, गोइंग टू द गार्डन कोमा ही प्लक्ड फ्लावर्स। दोस्तों राम का नाम आया था, इसमें राम का नाम ही गायब हो गया है, इसलिए राम का नाम को बनाए रखने के लिए हमें यहां पर ही की जगह पर अगर राम कर दें तो हमारा सेंटेंस सबसे ज्यादा सही होगा। अब हुआ गोइंग टू द गार्डन राम प्लक्ड फ्लावर्स। अब यहां पर गोइंग क्या वर्ब है? नहीं, वर्ब तो हो ही नहीं सकता। क्या गोइंग यहां पर एडजेक्टिव है? नहीं है। क्या यहां पे गोइंग नाउन है? नाउन भी नहीं है। तो क्या है? पार्टिसिपल है। अगर नाउन होता तो वर्ब कहां? नहीं हो सकता, यही पार्टिसिपल है। गोइंग टू द गार्डन और सब्जेक्ट सेम है, इसलिए इसके पहले कुछ नहीं है, वो राम ही है। और गोइंग हमारा ये एक्टिव वॉइस वाले में आपको लिखे थे, एक्टिव वॉइस है, ये काम खुद करेगा। राम, राम बगीचा गया। ओके, तो ये दोस्तों V4 का यूज होता है। फिर हम आगे चलते हैं अभी और एग्जांपल लेकर हम आपके पास आते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। बेसिक चीजें से आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ध्यान देंगे, हमने एक एग्जांपल लिया, आई वाज हंग्री फुल स्टॉप आई एट एन एप्पल। इसे पार्टिसिपल का रूप बनाना है। ये हमारा फर्स्ट वर्क, ये हमारा सेकेंड वर्क। सब्जेक्ट दोनों का सेम है, फर्स्ट वाले को उड़ा दिया जाए, वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाए। वाज में आईएनजी लगावे तो क्या बने? वाजिंग। बड़ा आश्चर्यजनक बात हो गया, वाज में आईएनजी वाजिंग। नहीं दोस्तों, नहीं, बिल्कुल नहीं। वाज में आईएनजी वाजिंग नहीं हो सकता। ईज में आईएनजी इजिंग, बड़ा गड़बड़ है। आर में आईएनजी आरिंग,
बड़ा गड़बड़ है। क्या कभी आपने ऐसा सुना है? वाजिंग, इजिंग, आरिंग नहीं हो सकता। इज, एम, आर, वाज, वेयर सबका फर्स्ट फॉर्म बी वर्ब होता है, बी फॉर्म होता है, इसीलिए बी में आईएनजी लगेगा। और अगर वाज में आईएनजी लगाइए तो भी बीइंग, आर में आईएनजी लगाइए तो भी बीइंग, इज में आईएनजी लगाइए तो भी बीइंग। कहने का मतलब है दोस्तों, हम लिख देते हैं, अगर आप इज में आईएनजी लगाते हैं, अगर आप आर में आईएनजी लगाते हैं, अगर आप एम में आईएनजी लगाते हैं, अगर आप वाज में आईएनजी लगाते हैं, अगर आप वेयर में आईएनजी लगाते हैं, किसी में भी आईएनजी लगाते हैं, वो बनेगा बीइंग। आप किसी में आईएनजी लगाइए, वो बनेगा बीइंग बनेगा। तो अभी अभी हमें जो है आईएनजी वाज में लगाना पड़ेगा, और वाज में लगाने से ये बनेगा हमारा बीइंग बनेगा। और बीइंग के बाद हमने फिर लिखा हंगरी, हंगरी के बाद हमने दिया कोमा, कोमा के बाद आई एट एन एप्पल। अब आप इसको देखें, क्या ये बीइंग, बीइंग अभी भी बिफोर है? क्या यहां पर बीइंग एडजेक्टिव है? नहीं। क्या यहां पे जिरंड है, नाउन है? नहीं। तो क्या है? पार्टिसिपल है। तो बीइंग यहां पे पार्टिसिपल है, बिफोर है, एक्टिव वॉइस है, आई बीइंग, वही ये कहने का मतलब सब्जेक्ट आई रहा होगा, इसीलिए इसके पहले सब्जेक्ट नहीं लिखाया। जब दोनों का सब्जेक्ट सेम रहे तो यहां पर सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट डिफरेंट रहे तो सब्जेक्ट को लिखा जाएगा। हम डिफरेंट वाले भी देखेंगे, अभी हम सेम वाले देख रहे हैं। हम अभी देख रहे हैं सेम सब्जेक्ट वाले को, सेम सब्जेक्ट्स वाले को देख रहे हैं, हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स वाले को भी देखेंगे। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको बीइंग का मतलब पता चल रहा होगा। आइए हम कार्यक्रम की अगली कड़ी को बढ़ाते हैं और देखते हैं अब फिर क्या स्टेज होने वाला है। इस बार हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको और बनाना होगा आपको, और उम्मीद है मुझे कि आपसे जरूर बनेगा। आइए देखते हैं। हमने लिखा आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, आई शैल टीच यू, आई एम ए टीचर, आई शैल टीच यू। सब्जेक्ट सेम उड़ेगा, एम में आईएनजी लगेगा, बीइंग बनेगा, बीइंग ए टीचर, कोमा, आई शैल टीच यू। क्लियर? पार्टिसिपल बनकर रेडी, ये हमारा पार्टिसिपल है, सब्जेक्ट सेम इसलिए इसके पहले सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अब हम एक आश्चर्यजनक बात देखने जा रहे हैं। आप देखें थोड़ा सा। अभी अभी दोस्तों हमने देखा बीइंग का यूज में, बिफोर का यूज में, जब सब्जेक्ट सेम था तो पहले पार्टिसिपल के पहले वाले सब्जेक्ट को हमें उड़ा देना पड़ा। सब्जेक्ट एक ही रहेगा उसमें, क्योंकि वर्ब जो एक ही रहता है, एक वर्ब तो एक ही सब्जेक्ट रहना पड़ेगा, पार्टिसिपल तो वर्ब है नहीं। तो आइए अब हम बात करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट का। आइए डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर लें थोड़ा। एक क्वेश्चन घिसा पीटा जो आपको हर जगह, हर पल, हर क्षण दिखाई देता होगा, लेकिन अंदाजे से काम कर लेते होंगे, आपको समझ में नहीं आता होगा। आज उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देखिए, बीइंग a rainy day, I could not go to the school. Being a rainy day, I could not go to a school. आप इसको देखें, सही या गलत?
आपके दिमाग में ये बातें चल रही होगी कि इट को लगा दिया जाए, क्योंकि आपने आज तक इट लगाते आए हैं, लेकिन कारण नहीं पता, रीजन नहीं पता। अब रीजन पता चलेगा। आप देखें थोड़ा सा, अगर इसके पहले कुछ नहीं है सब्जेक्ट, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट सेम रहा होगा, सेम रहा होगा, इसीलिए उड़ाया होगा, उड़ाया होगा, अलग अलग सेंटेंस होगा, पार्टिसिपल बनाने के बाद उड़ाया होगा, काटा होगा पहले वाले सब्जेक्ट को। तो हम उसी के फॉर्म में क्यों ना डाल दें जिस फॉर्म में ये पहले था, तो साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा। आइए हम उस फॉर्म में डाल के इसको देखते हैं। आई है तो हमने आई को यहां पे रख लिया, बीइंग में आईएनजी बी में आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब इज एम, इसका मतलब है इज एम आर वाज वेयर में आईएनजी लगा होगा। तो इज में लगा कि एम में कि आर में कि वाज में कि वेयर में, हमको कैसे पता चलेगा? पता चलेगा ये हमारा कुड है, कुड पास्ट की बात करेगा। इसका मतलब है या तो आईएनजी वाज में लगा है या तो वेयर में लगा है, या तो आईएनजी वाज में लगा है या तो वेयर में लगा है, इज एम में नहीं लगा है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। और आई क्या लेगा? वाज लेगा। इसका मतलब है कि यहां पर वाज ही रहा होगा। और फिर हमने लिखा ए रेनी डे, और ये वाला सेंटेंस जो हमारा पूरा स्कूल तक सेम रहेगा। अब आप पढ़ के थोड़ा सा देखें, आई वाज ए रेनी डे, आई वाज ए रेनी डे, मैं एक वर्षा का दिन था। आई वाज ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, एकदम सही। लेकिन आई वाज ए रेनी डे, मैं एक वर्षा का दिन था, ये कैसे? मामला गड़बड़ है। मैं एक वर्षा का दिन था, मैं स्कूल नहीं जा सका, मैं नहीं, केवल होना चाहिए कि वर्षा का दिन था, मैं स्कूल नहीं जा सका। वर्षा का दिन था, सोमवार था, रविवार था, अगस्त था, सितंबर था। इट वाज संडे, इट वाज मंडे, इट वाज सितंबर, इट इज सितंबर। प्राकृतिक क्रियाओं, प्राकृतिक घटनाओं को दर्शाने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर यहां इट का प्रयोग हम करें तो हो जाएगा इट वाज ए रेनी डे। अब इसका मीनिंग सही वर्षा का दिन था, केवल केवल होगा हिंदी, वर्षा का दिन था, मैं स्कूल नहीं जा सका। तो क्या सब्जेक्ट सेम कि डिफरेंट? सब्जेक्ट है डिफरेंट, और सब्जेक्ट जब डिफरेंट है तो दोनों सब्जेक्ट को लिखा जाएगा। जी हाँ, दोनों सब्जेक्ट को लिखा जाएगा। और दोनों सब्जेक्ट को लिखने के लिए हम सब्जेक्ट को उड़ा नहीं सकते, क्योंकि सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो सब्जेक्ट नहीं उड़ेगा। तो केवल वाज में आईएनजी लगाएंगे तो बनेगा बीइंग। तो कहने का मतलब हम इट लिखेंगे, वाज में आईएनजी लगाएंगे तो बनेगा बीइंग। उसके बाद हमारा रहेगा ए रेनी डे, उसके बाद आई, उसके बाद ये वाला पूरा सेंटेंस हमारा रहेगा। अब सही हुआ इट बीइंग ए रेनी डे। इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आप हमेशा इट लगाते थे। क्यों इट लगा? सब्जेक्ट डिफरेंट था इसलिए लगा। मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब फिर आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल, यदि आप नहीं बना पाएंगे तो हम आसमान को जमीन पर उतार देंगे और जमीन को आसमान पर उठा देंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप इस बार बना के ही दम लेंगे, क्योंकि आप में उत्सुकता जाग रही है कुछ करने का। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। हमने लिखा being a very busy day, I did not come. Being a very busy day, I did not come. आपको पता करना है सही है या गलत है। आपको पता करना है सही है या गलत है, सब्जेक्ट सेम है या डिफरेंट है। अगर बीइंग के पहले सब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, ये बिफोर एक्टिव वॉइस है, इसके पहले अगर सब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हम समझेंगे कि सब्जेक्ट आई ही रहा होगा, सब्जेक्ट सेम रहा होगा।
तो मीनिंग बनेगा वही वाला, डिड है, पास्ट है, तो आई वाज ए वेरी बिजी डे, मैं एक व्यस्त दिन था, नहीं मैं एक व्यस्त दिन था नहीं, केवल व्यस्त दिन था और मैं नहीं आ पाया। ओके, तो कुछ तो गड़बड़ी है। अब यहां पर भी क्या लगेगा, इट लगेगा, सही होना चाहिए, इट वाज ए वेरी बिजी डे। पार्टिसिपल का यूज करके ये बनाया गया है, बीइंग हमारा पार्टिसिपल है। ओके, कुछ तो बातें समझ में आ रही होगी। ये बीइंग मत दिमाग में बैठाना है, ये V4 है भाई, V4। ओके, चलिए हम अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं फिर आपके पास। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन ही आपकी जिंदगी को बना देगा। जिस चीज को पाने के लिए आप दर दर भटक रहे हैं वो चीजें कहीं नहीं मिलती, वो आपके पास मौजूद है, केवल आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आप मेहनत से देह को चुराते हैं, देह चुराइएगा तो कहां से कुछ हो पाएगा, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होते दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन लिया, क्रॉसिंग द रोड ए स्नेक वाज सीन इन द हॉल। क्रॉसिंग द रोड ए स्नेक वाज सीन इन द हॉल। आपको पता करना है सही है या गलत है। आप हमारी बातों को ध्यान दें। ए स्नेक है, वाज है, सीन है, वाज प्लस V3 पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ए स्नेक कुछ कर नहीं सकता, स्नेक पर कार्य होगा। कर रहा है ए स्नेक वाज सीन इन द हॉल। सांप को हॉल में देखा गया था, सांप को बिल में देखा गया था। देखने वाला कोई और है पता नहीं। और क्रॉसिंग हमारा V4 है, यहां पर पार्टिसिपल है। क्रॉसिंग के पहले कोई सब्जेक्ट नहीं आया है, इसका मतलब है ए स्नेक ही रहा होगा, ए स्नेक ही रहा होगा। ए स्नेक को यदि उठाकर यहां रख के देखें तो मीनिंग बन जाएगा ए स्नेक वाज क्रॉसिंग द रोड। एक मिनट, हम बात को करके ही देखते हैं। हमने रख के देख लिया, ए स्नेक वाज क्रॉसिंग द रोड। ओके, और इस सेंटेंस को भी हम लिख देते हैं, ए स्नेक वाज सीन इन द होल। मेरी बात को समझिएगा, नीचे वाला सेंटेंस और ऊपर वाला सेंटेंस दोनों सेम है, दोनों सेम है। ऊपर वाले में पार्टिसिपल का यूज है, नीचे वाले में पार्टिसिपल का यूज नहीं है। नीचे वाले को सेंटेंस को अगर सही करना पड़े तो एक कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, और ऊपर वाले में पार्टिसिपल लग जाएगा तो कंजंक्शन नहीं लगेगा। लेकिन दोनों सेंटेंस सेम है। ए स्नेक वाज क्रॉसिंग द रोड। एक सांप सड़क पार कर रहा था और एक सांप को बिल में देखा गया था। मीनिंग गलत है। ये कैसे हो सकता है कि एक सांप जो है सड़क पार कर रहा था और वही सांप है, सब्जेक्ट सेम हो रहा है और सांप को बिल में देखा गया था। होना तो यह चाहिए कि कोई आदमी क्रॉस कर रहा था सड़क और सांप को देखा, कोई आदमी, कोई व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा था और सांप को देखा। ये मीनिंग होना चाहिए। यहां पर ए स्नेक नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए कोई आदमी के बारे में। आप क्रॉस कर रहे थे, यू लिख लीजिए, यू के अनुसार वेयर लग जाएगा वहां पे, नहीं तो ही लिख लीजिए और नहीं तो समवन लिख लीजिए। समवन वाज क्रॉसिंग द रोड। कोई, अब देखिए इस मीनिंग को, समवन वाज क्रॉसिंग द रोड, कोई सड़क पार कर रहा था और ए स्नेक वाज सीन इन द हॉल, और सांप को बिल में देखा गया। अब देखिएगा मेरी बात को,
अगर इसी सेंटेंस को सही करना पड़े तो आप यहां पर एक कंजंक्शन लगा दीजिए। व्हाइल ही वाज क्रॉसिंग द रोड, जब वह सड़क पार कर रहा था तो एक सांप को देखा गया, एक सांप को देखा। एकदम एकदम सही हो गया है मीनिंग। कंजंक्शन लगाने से ये वाला भी सही, लेकिन ये वाला अभी भी इसलिए गलत है क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम नहीं है ना, यहाँ ही है और यहाँ पर यह स्नेक है, सब्जेक्ट डिफरेंट। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट को आपको लगाना पड़ेगा, या तो आप ही लगा दीजिए या तो आप समवन लगा दीजिए, तो ये वाला सही हो जाएगा। हाँ, इसमें व्हाइल नहीं लगेगा ऊपर वाला में, क्योंकि पार्टिसिपल लग गया तो कंजंक्शन का काम भी कर लेता है। और अगर पार्टिसिपल नहीं लिखना पड़े तब यहां पर क्रॉसिंग भी फॉर वर्ब है, लेकिन यहां पर पार्टिसिपल है। यहां अगर लिखेंगे व्हाइल समवन या व्हाइल ही या समवन वाज क्रॉसिंग द रोड, तो ये कंजंक्शन लगा के दो अलग अलग सेंटेंस है। इसका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ऐसे हो रहा है। मेरा कहने का मतलब कंजंक्शन लगा के लिखिए तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब रहेगा। कंजंक्शन नहीं लिखना है तो ये आप लिखिए पार्टिसिपल लिखिए, पार्टिसिपल लिखिए और कंजंक्शन भी लिखिए, ये गड़बड़ है। दोनों में से एक चीज, इसीलिए तो पार्टिसिपल का यूज करते हैं कंजंक्शन से बचने के लिए। चलिए कार्यक्रम की अगली कड़ी को देखते हैं फिर क्या होने वाला है। इस बार का सेंटेंस आपको बनाना ही होगा और मुझे उम्मीद है आप आसानी से इसे बना लेंगे। आइए चलिए देखते हैं क्या अब नया होने वाला है। हमने क्वेश्चन लिया स्टैंडिंग at the top of the hill, the houses below were hardly visible। सही या गलत? सही है या गलत है, या गलत है तो क्या गलत है? आज मायूस है तू, आज डरा हुआ है। क्या मायूस होना जीत है? क्या डर कर खामोश बैठ जाना जीत है? नहीं। अरे तू कभी खुददार हुआ करता था, कभी रातों पढ़ा करता था, फिर आज ये डर कैसा, फिर आज ये बेचैनी कैसी? उठा कलम किताब, रगड़ दे, पढ़ दे, फाड़ दे सबको और आगे निकल दुनिया से। दुनिया तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम दुबके हुए हो एक छोटे से कोने में। लानत है तुम पर। जिंदगी में कोई भी आदमी कुछ कर सकता है। कचड़े से बिजली का उत्पादन किया जाता है, कचड़े में भी दम होता है। और तुम कहता है हम इतने कमजोर हैं कि हमसे नहीं होगा। तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? भविष्य है तुम भारत का, भविष्य है इस राष्ट्र का। चलिए अब देखते हैं इसमें कौन सा भविष्य छिपा हुआ है। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल, ये स्टैंडिंग क्या यहां पर नाउन है? क्या ये स्टैंडिंग यहां पर एडजेक्टिव है? नहीं, ना तो नाउन है ना तो एडजेक्टिव है, तो यही हमारा पार्टिसिपल है। और अगर ये पार्टिसिपल है तो इसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि बाद में जो सब्जेक्ट आया है वही यहां रहा होगा, इसीलिए नहीं लिखा है। अगर हम इसको करके देखें तो द हाउसेज को अगर रख के देखें और ये जो V4 है एक्टिव वॉइस है, वॉइस एक्टिव है। अगर हम हाउसेज को रख के देखें तो मेरा मीनिंग बनेगा द हाउसेज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल। घर जो है पहाड़ की ऊंची चोटी पर खड़ा है और वहां से घर जो है बड़ा मतलब कि हार्डली विजिबल, बड़ा मुश्किल से दिखता है। घर खड़ा नहीं है, कोई आदमी पहाड़ की ऊंची चोटी पर खड़ा है और घर वहां से बड़ा मुश्किल से दिखता है, ये होना चाहिए। घर नहीं खड़ा है, आदमी कोई खड़ा है पहाड़ की ऊंची चोटी पर और वो आदमी जब पहाड़ पर से देखता है अपना घर को तो बड़ा धुंधला दिखाई देता है।
बड़ा मुश्किल से दिखाई देता है। तो दोस्तों सब्जेक्ट तो अलग अलग हो गया, इधर द हाउसेज है और इधर हाउसेज रखेंगे तो नहीं होगा। तो सब्जेक्ट जब डिफरेंट है तो यहां पर हमें सब्जेक्ट देना पड़ेगा। क्या सब्जेक्ट दे? कौन खड़ा है? आप, यू लिख लीजिए, ही खड़ा है, ही लिख लीजिए, या फिर कौन नहीं पता, समवन, समवन लिख लीजिए, समवन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल। अब जाकर सही हुआ। एक सब्जेक्ट कुछ तो यहां लिखना पड़ेगा सही करने के लिए। ओके, इस बार आपसे पक्का सही बनेगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमने इस बार क्लियर और ज्यादा कर दिया है। इसलिए हमारा क्वेश्चन लिखते के साथ आप बना देंगे, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है। हमने लिखा रनिंग across the playground, my pen fell in the mud fortunately I noticed it and picked it up। इट कलम के लिए आ रहा है बार बार। अब इस क्वेश्चन को आपको हर हाल में सही करना ही करना होगा। अब आप फाइनल करें सही या गलत। मुझे उम्मीद है आप सही करेंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सोचा कि इसका यहां से यहां तक तो आप छोड़िए दें, फॉर्चुनेटली से अब तक आप छोड़ दें। वो कथा कहानी कह गया है, उससे कोई मतलब नहीं। आप इसको देखें, कह रहा है रनिंग अक्रॉस द प्लेग्राउंड। माई पेन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, माई पेन फेल यहां पर आया है, V2 वही वर्ब है, माई पेन सब्जेक्ट है। अगर माई पेन को हम इसके पहले रख दें तो, और ये रनिंग हमारा पार्टिसिपल है, ये यहां V4 है, और अगर माई पेन को रखते हैं तो मीनिंग बनेगा माई पेन रनिंग अक्रॉस द प्लेग्राउंड। मेरा कलम जो है प्लेग्राउंड में दौड़ रहा था, मेरा कलम प्लेग्राउंड में दौड़ रहा था, और मेरा कलम जो है मड में गिर गया, कीचड़ में गिर गया। गलत है, नहीं मेरा कलम नहीं, मैं दौड़ रहा था और मेरा कलम गिरा, ये होना चाहिए। सब्जेक्ट दोनों का अलग अलग है, मैं दौड़ रहा था, कलम गिरा है उधर, सब्जेक्ट अलग अलग है। सब्जेक्ट क्या है? आई है। अब यहां पर ही, सी, यू, समवन नहीं दे सकते, क्योंकि क्लियर कर दिया है आगे, माई पेन मेरा कलम, और यहां भी लिखा आई नोटिस्ड, आई का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है मैं दौड़ रहा था, मेरा कलम गिर गया, तो यहां पर आई लगाना जरूरी है। दूसरी बात, अगर आप चाहें कि हमको पार्टिसिपल नहीं लिखना है, हमको दो अलग अलग सेंटेंस लिखना है, तो कंजंक्शन लगा के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, while I was running across the playground, my pen fell in the mud। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और दूसरे सेंटेंस का ये वाला सब्जेक्ट है, ये वाला वर्ब है, ऐसे भी लिखाएगा। लेकिन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन व्हाइल आया है। व्हाइल, व्हाइल शुरू में रहे
या फिर कंजंक्शन शुरू में रहे या बीच में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर इसके साथ रहेगा व्हाइल आई वाज रनिंग, जब मैं दौड़ रहा था। हाँ, कंजंक्शन शुरू में भी आता है और बीच में भी आता है। इसी को अगर उलट के अगर हम लिख दें तो वो बीच में चल जाएगा। ओके, तो यहां तक बातें समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलिए हम कार्यक्रम की अगली कड़ी को बढ़ाते हैं। और ये तो अभी अभी V4 का हमने एक्टिव सीखा। आपको ऊपर लिस्ट में हम लिख दिए थे V4 एक्टिव वॉइस है, लेकिन इसका पैसिव वॉइस क्या हुआ था, क्या आपको याद है या फिर भूल गए? इसका पैसिव वॉइस क्या हुआ था, आपको याद है या फिर भूल गए आप? जी हाँ, आपको याद है, बहुत अच्छी बात। हमने आपको पैसिव के फॉर्म में लिखा था बीइंग प्लस भी थर्ड। ये हमारा क्या है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। आइए इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया, बीइंग अरेस्टेड the criminal, he admits the crimes. He admits the crime. Being arrested the criminal, being प्लस भी थर्ड पैसिव क्यों बन जाता है? ये क्यों बन जाता है? इसलिए बन जाता है क्योंकि ये बीइंग जो है इज एम आर है, वाज वेयर है, और इसके बाद भी थर्ड इज एम आर वाज वेयर के बाद अगर भी थर्ड आता है तो पैसिव ही रहता है। अभी अभी हमने बीइंग को देखा था बी वर्ब के फॉर्म में, इसीलिए ये पैसिव बन जाता है। और बीइंग अरेस्टेड द क्रिमिनल अब बोल रहा है, और ही एडमिट्स द क्राइम, क्राइम को कौन स्वीकार किया? क्रिमिनल ने। सब्जेक्ट सेम है, हमें यहां सब्जेक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस एकदम सही है। ओके, दूसरा क्वेश्चन आप हमारे साथ देखें। हमने लिखा बीइंग प्लेड बिटवीन द टू best teams in the tournament. The match was quite exciting. मैच बहुत मजेदार था। अब देखें, बीइंग प्लेड, द मैच इसका सब्जेक्ट रहा होगा। द मैच को यदि हम शुरू लिख के देखें और बीइंग है और इधर वाज है, तो यहां पर भी वाज में ING लगा होगा। द मैच वाज प्लेड और बिटवीन। अब इसी को यहीं तक तो देखिए आप थोड़ा सा, यह स्ट्रक्चर एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। और मैच कोई काम करेगा नहीं, मैच को खेला जाएगा, इस पर काम होगा, ये कुछ नहीं करेगा। उल्टा होता है, पैसिव वॉइस में ये कुछ करता नहीं, एक्टिव में रहता तो ये करता। एकदम सही है, सब्जेक्ट सेम है, यहां पर नहीं लिखा गया है, मैच यहां पर लिखा गया है। एकदम सही है ऊपर वाला सेंटेंस, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो दोस्तों वक्त ज्यादा हो चला है और मुझे उम्मीद था कि आज के वीडियो में पूरा पार्टिसिपल फुल कर दें कंप्लीट, लेकिन नहीं हो पाया, अधूरा ही हो पाया है। तो अब ये पार्ट 1 में बन जाएगा और पार्ट 2 जो है दूसरा वीडियो नेक्स्ट दिन आ जाएगा। क्योंकि ज्यादा समय वाला वीडियो देखने में भी बोर लगता है, लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा।
इसलिए आज यहीं तक इसको स्टॉप करते हैं और दूसरा वीडियो नेक्स्ट दिन आ जाएगा, तो उसमें पूरा डिटेल समाप्त हो जाएगा हमारा पार्टिसिपल, और उसके अगले दिन जब वीडियो आएगा तो उसमें जो है आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल के बारे में हर प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन करने से भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा सीखने को मुझे मिलता है या आपको भी मिलता है, हर किसी को मिलता है। तो चलिए आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।